मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के इक्का दुक्का मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की जिला इकाई के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने मंगलवार को बताया कि एक 55 वर्षीय महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है, जिसका नमूना पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भोपाल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इंदौर में महिला के रूप में कोरोना का फिलहाल एक ही मरीज है, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं संक्रमितों की तादाद बढ़ने पर स्थिति में महामारी में निपटने के लिए पक्के इंतजाम किए गए हैं। वहीं साधना न्यूज से डॉक्टर अमित मालाकार ने खास बातचीत की है। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर अमित मालाकर जी हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि वो कोरोना काल में उन्होंने लंबे समय अपनी सेवाएं दी हैं, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, इसलिए उनसे सीधे बात करेंगे। सर, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा सवाल यही कि बढ़ते हुए कोरोना को अब कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अभी इंदौर की यदि मैं बात करता हूं तो अभी हम बिल्कुल नियंत्रण की स्थिति में हैं। अपने यहाँ इंदौर में कोई भी किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम से हम इस स्थिति को निपट सकते हैं। अभी वर्तमान की यदि मैं बात करता हूं तो कोविड को लेकर के इंदौर में अभी हमारे पास केवल एक एक्टिव केस है जो होम आइसोलेटेड है। इससे पहले भी जब ये J.N.1 के लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई थी, तब हमारे पास में तब से लेकर के अभी तक के टोटल 4 केस हुए हैं, जिनमें से ये चारों के चारों मैं बताना चाहूंगा कि ये होम आइसोलेटेड रह करके ठीक हो रहे हैं। अभी जो एक केस वर्तमान में हमारे साथ में एक्टिव केस है वो भी होम आइसोलेटेड है। 55 वर्ष की महिला है जो होम आइसोलेटेड है। बढ़ते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए क्या प्रयास करना चाहिए और ये कैसे रुकेगा? देखिए, अभी इंदौर के लिए अभी पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। अभी इंदौर में पूर्णतः स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि अभी हमारे पास केवल एक ही एक्टिव केस है। और चूंकि जहां तक बात कोरोना यदि बढ़ता है तो कैसे रोकथाम करना है, तो वह पुरानी हमारी जो पद्धति है, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर, ये तीनों के प्रयोग से ही हमको कोरोना को हमने पिछले बार भी दूर भगाया था, इस बार भी भगा लेंगे। लेकिन अभी डर जैसी, भय जैसी कोई भी स्थिति इंदौर में नहीं है। सर, इंदौर में अभी 4 केसेस सामने आए हैं, क्या वो खतरनाक है? क्योंकि JN.1 को लेके लोग काफी आशंकित नजर आ रहे हैं, तो वो केसेस क्या हैं? देखिए, अभी इंदौर के जो 4 केसेस की अपन बात कर रहे हैं तो उसमें से चारों के WGS के लिए सैंपल भेजे जाके हैं। WGS सैंपल वो सैंपल होते हैं जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ये कोविड पॉजिटिव केसेस के सैंपल्स को भेजा जाता है और अभी इंदौर को एम्स भोपाल के साथ चिन्हित किया गया है। तो अभी जैसे ही WGS सैंपल की रिपोर्ट्स आएंगे तो ही पता चल पाएगा कि कौन सा वेरियंट है कोविड का। जहां तक J.N.1 की बात है, वो इन्फेक्शियस तो बहुत है, लेकिन उसकी सीवियरिटी लेवल बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात मतलब उससे उसकी जो संक्रमण क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके द्वारा होने वाली मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम पुराने टाइम में कोविड को झेल चुके हैं। तो अभी चिंता का विषय नहीं है इसमें। सर, जो लोग पहले से कोरोना वायरस से संक्रमित थे या जिनको डायबिटीज है, हार्ट के पेशेंट है, क्या उनके लिए ये वाकई चिंता का विषय JN.1 या ओमिक्रॉन जैसा ये वायरस? देखिए, मैं जहां तक बता रहा हूं कि अभी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज इसको लेकर के सामने आई हैं, GOI की भी जो हमारे पास लगातार जो गाइडलाइंस आती जा रही हैं, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अभी J.N.1 में इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है, लेकिन सीवियर किसी भी स्थिति में नहीं है। क्योंकि अभी इंदौर में भी जो हमारे 4 केसेस में से जो 3 केसेस ठीक हुए हैं, उनमें से भी 50+ के भी पेशेंट्स हमारे ठीक हुए हैं, कोमार्बिड वाले भी पेशेंट ठीक हुए हैं, लेकिन वो होम आइसोलेशन से ही ठीक हो गए। सो तात्पर्य यह है कि J.N.1 इन्फेक्शियस तो बहुत है, पर उसकी सीवियरिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल में पहले हम कोविड को झेल चुके हैं। इंदौर चूंकि हमेशा से अपने आप में जाना माना शहर रहा है, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य या स्वच्छता की बात की जाए, तो अब वापस से जब कोरोना आया है तो इंदौर की हॉस्पिटल्स में क्या सुविधाएं एलोकेट कराई गई है? क्या पिछली बार जब हमने देखा था सर कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, क्या इस बार संपूर्ण व्यवस्थाएं करा दी? बिल्कुल। देखिए, अभी 14 दिसंबर को ही हमारा कोविड प्रिपेयरनेस को लेकर के एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रन किया गया था, जिसमें हर जिले से ये चाहा गया था कि उनके यहाँ कोविड को लेकर के क्या प्रिपेयरनेस है। तो इंदौर की यदि मैं प्रिपेयरनेस की बात करता हूँ तो इंदौर में अभी लगभग 5,000 के आसपास हमारे बेड्स की कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही लगभग 800 के आसपास हमारे पास ICU बेड्स अवेलेबल हैं। तो मैं ये निश्चित तौर पर ये कहने में सक्षम हूँ, आज इंदौर हम पूर्णतः स्थितियों को संभालने में सक्षम है। और कहीं भी स्वास्थ्य विभाग से लेकर के हमारे कलेक्टर साहब का भी निरंतर मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि अभी इंदौर को डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम सक्षम है। और अभी यदि बेड्स की कैपेसिटी यदि हमें बढ़ानी भी पड़ी तो 2 से 4 दिन के अंदर हम बेड्स की कैपेसिटी डबल कर सकने में भी सक्षम है। तो यदि मैं अभी कोविड को लेकर के बात करूं तो 5,000 के आसपास या उससे अधिक बेड्स की तो अभी हमारे पास कैपेसिटी है। जैसे जैसे कंडीशंस यदि कुछ बिगड़ती हैं, भगवान न करे ऐसा हो कि कंडीशंस बिगड़े, लेकिन
लेकिन यदि इस तरह की कंडीशन भी आती है तो हम बढ़ा करके 10,000 के आसपास भी पहुंच जाएंगे, जो हमने पिछले कोविड की स्थिति में 10,000 बेड्स की कैपेसिटी को मैनेज भी किया था इंदौर ने। साथ ही ऑक्सीजन को लेकर के चूंकि पीएम केयर के द्वारा बहुत सारे हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको ऑक्सीजन प्लांट्स की फैसिलिटी मिल चुकी है और वो रनिंग भी है। अभी इंदौर जिले में यदि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो करीब 48 हमारे पास पीएसए प्लांट्स हैं, जो ऑक्सीजन की जो हमारी कैपेसिटी है उसको पिछले बार की तुलना में हम कहीं अधिक अपने आप को स्ट्रेंथन कर चुके हैं। इनमें से 36 ऑक्सीजन प्लांट्स अभी की स्थिति में वर्तमान में चालू स्थिति में है और 12 प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें छोटी मोटी हम यदि मरम्मत की कार्य बोल सके, जिससे 1 से 2 दिन के अंदर उनको चालू कराए जाने की स्थिति में हम हैं अभी। सर, आयुष्मान कार्ड योजना क्या कोरोना के लिए काम करेगी? क्योंकि कई लोगों को ये भी डर है कि ये तो ऑपरेशंस के लिए काम करती है, तो क्या ये कामगार साबित? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार भी कोविड के जितने भी केसेस थे उन सबका इलाज कोविड के द्वारा कोविड के लिए चिन्हित आयुष्मान भारत के अंतर्गत चिन्हित अस्पतालों में कराया गया था और जिनमें निःशुल्क इलाज कराया गया था उन अस्पतालों में। तो निश्चित तौर पर आयुष्मान भारत योजना एक भारत सरकार की एक बहुमूल्य योजना है और ये गरीबों के लिए और आयुष्मान पात्रता वाले मरीजों के लिए एक वरदान की तरह है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये इलाज भी हो पाएगा। जो भी चिन्हित हितग्राही हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, वो चिन्हित अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। सर, आज का युवा या आज के कई आम जनमानस इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो आज आप उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि ना तो मास्क वेयर किया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हमने देखा कि पिछली बार लगातार वो कैसे फैलते गए और लोग मौत के आंकड़ों को छूते चले गए हम। तो आज आप इंदौर के युवाओं को और मध्य प्रदेश को क्या कहें? देखिए, जहां तक J.N.1 की बात है तो निश्चित तौर पर अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ना ही मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूंगा, ना मास्क और सैनिटाइजर की बात करूंगा, क्योंकि अभी की स्थिति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जैसे जैसे गाइडलाइंस आएगी हम उसका पालन कराएंगे। अभी की स्थिति में ऐसी कहीं कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कफ एंड कोल्ड से ग्रसित है तो उसे अपने आप को आइसोलेट रखने की जरूरत है, ताकि वो संक्रमण को फैलाने में योगदान न दे और इसका जो संक्रमण है वो ना फैले। तो यदि किसी को सिम्टम्स हैं कोविड रिलेटेड या आईएलआई से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जैसे कि कफ है, कोल्ड है या फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है या ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में चिंतित होने की जरूरत है। अदरवाइज कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आराम से हमारा दैनिक जो हम जीवन है वो वैसे ही बिताएं जैसा हम नॉर्मल बिताते हैं। मेरा आखिरी सवाल, चूंकि कोरोना में लंबे समय आपने कार्य किया, अपने थोड़े अनुभव साझा करें। देखिए, कोविड को लेकर के मैं हमेशा ये मानता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली रहे कि ईश्वर ने हमें चुना कि हम कोविड पेशेंट्स के लिए काम कर सकें और कोविड को इस देश से दूर भगाने में हमने जो काम किया। तो ऐसे कई अनुभव रहे जिनमें लगता है कि ईश्वर के द्वारा ही ये शक्ति हमें प्रदत्त की, इसके माध्यम से हम कोविड से लड़ सकने में सक्षम हुए। तो ये ईश्वर ने हमें चुना था इस काम के लिए और मुझे लगता है कि यदि आगे भी यदि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निश्चित तौर पर भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अमित मालाकर जी को किस प्रसन्नता के साथ, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव के साथ वो ये बात बता रहे थे। उनका भाव ये बता रहा था कि मानव सेवा कितना बड़ा धर्म है, किस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने उन लोगों के बीच में काम किया जो कोरोना से ग्रसित थे।